नमस्कार, मैं सीए अरुण छाजेड़। आज हम बात करते हैं 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग, जिसमें काफी रिकमेंडेशन है। उनका वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू द जीएसटी रेट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। कोविड-19 रिलेटेड जो ट्रीटमेंट ड्रग्स यूज होते थे उनके रिगार्ड में कंसेशनल जीएसटी रेट एंड सर्टेन एग्जेम्पशन विल कंटिन्यू टिल 31 दिसंबर 2021। कुछ ट्रीटमेंट ड्रग्स जिनको यूज किया जाता था उनके ऊपर रेट को रिलैक्स किया गया है एंड रिड्यूस किया गया है टू 5%, एंड दिस रिलैक्सेशन और रिडक्शन विल आल्सो कंटिन्यू टिल दिसंबर 2021. मेजर रिकमेंडेशन ऑन द जीएसटी रेट चेंजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स, एंड जो चेंजेस है वो 1 अक्टूबर 2021 से इफेक्टिव हो जाएगा। उसमें बाकी रेट के बारे में हम बात नहीं करते, बट एक प्रोडक्ट मैं इसकी बात आपके साथ करना चाहता हूं। जो रेलवे पार्ट्स हैं, लोकोमोटिव है और अदर प्रोडक्ट है, इनकी एग्जिस्टिंग रेट 12% है और इसको इंक्रीज करके 18% कर दिया जाएगा। क्या इसका काउंटर इंपैक्ट होगा? मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूं। मैं अगर बात करूं कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जहां पे इनपुट पे रेट ज्यादा है और आउटपुट पे रेट कम है, तो वहां पे रिफंड के लिए हम एंटाइटलमेंट होते हैं इनपुट की। बट वहां पे कुछ प्रोडक्ट इनपुट के रिगार्ड में भी कुछ प्रोडक्ट ब्लॉक कैटेगरी में, रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में, उसमें मेजरली अगर बात करूं तो दो कैटेगरीज के प्रोडक्ट थे, एक फैब्रिक्स और एक रेलवे लोकोमोटिव ट्रामवे रिलेटेड प्रोडक्ट। अगर फैब्रिक्स के रिगार्ड में ऑलरेडी रिलैक्सेशन मिल गया है एंड लोकोमोटिव रिलेटेड प्रोडक्ट के रिगार्ड में अगर रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है, तो प्रोबेबली they will not be covered in the inverted duty and therefore there is no impact of restriction under the inverted duty. So बाकी आइटम्स में कुछ एग्जेम्पशन है, कुछ रेट इंक्रीज डिक्रीज किया गया है। अदर चेंजेस रिलेटिंग टू द जीएसटी रेट्स ऑन गुड्स। सप्लाई ऑफ द मेंथा ऑयल फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन हैज बीन ब्रॉट अंडर रिवर्स चार्ज। अब ये हो सकता है 9(3) में भी हो या 9(4) में भी हो, पर नॉर्मली अगर बात करूं 9(4) में अगर ये ऐड होगा तो ये सेकंड कैटेगरीज ऑफ आइटम होगा। अभी क्या है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 that promoter under the real estate sector are only covered in the section 9 subsection 4. Further इन्होंने कहा कि अगर एक्सपोर्ट होगा मेंथा ऑयल का, that would be only against LUT and therefore refund would be granted of accumulated ITC under 54 subsection 3. ब्रिक किल्स के रिगार्ड में एक स्पेशल कंपोजिशन स्कीम लेके आएगी, मतलब इशू की जाएगी, नई लॉन्च की जाएगी, एंड वहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख होगी एंड दैट वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 2022। थोड़ी बात कर लेते हैं कंपोजिशन। अभी अगर मैं कंपोजिशन की बात करता हूं तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 है, जहां पे 3 कैटेगरी के लोग एलिजिबल है। फर्स्ट, ट्रेडर ऑफ द गुड्स, सेकंड, मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स, एंड थर्ड, रेस्टोरेंट। अपर लिमिट 1 करोड़ 50 लाख है, 75 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। एंड वहां पे एक छोटा सा प्रोवाइजो था जो स्मॉल अमाउंट तक की सर्विस देने के लिए हमें अलाउ करता है, 5% 10% ऑफ द टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। नेक्स्ट कैटेगरी थी 10 सबसेक्शन 2A, जहां पे कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं अप टू 50 लाख की एक थ्रेशोल्ड लिमिट थी। अब ये नई थर्ड कैटेगरी की कंपोजिशन स्कीम की बात करें जहां पे लिमिट 20 लाख होगी। फर्दर जो ब्रिक्स के ऊपर रेट है वो दो कैटेगरी की रेट 6% विदाउट आईटीसी एंड 12% विद आईटीसी। सो ध्यान रखना, ये यहाँ पे अदर देन कंपोजिशन की बात हो रही है, क्योंकि कंपोजिशन में तो हम सभी जानते हैं कि आईटीसी मिलता ही नहीं है, करेक्ट। नेक्स्ट, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इन द फुटवेयर एंड द टेक्सटाइल। इसके रिगार्ड में जो करेक्शन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था प्रीवियस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, उनको डेफर किया गया है फॉर द अप्रोप्रिएट टाइम एंड विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम Jan 2022. Recent direction of Honorable High Court of the Kerala, the issue with respect to the specified petroleum product should be brought into the ambit of the GST. इसको further defer किया गया है कि after due consideration the council was of the view that it is not appropriate to do at this stage. Again certain changes with respect to service rate के रिगार्ड में मैं कुछ एक पॉइंट पिक करूंगा। पहला पॉइंट है validity of the GST exemption on transportation of goods by vessel and air from India to out of India is extended up to 30 September 2022. यहाँ पे
यहां पे अगर हम बात करें तो जो एग्जेम्पशन है ये 30 सितंबर 2021 तक है। अगर आपको मालूम होगा सीरियल नंबर 19 कैपिटल ए एंड 19 कैपिटल बी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन 12/2017 की बात कर रहा हूं। तो वहां पे एग्जेम्पशन 2021 तक दिया गया, अब इस एग्जेम्पशन को और एक्सटेंड कर दिया गया सितंबर 22 तक। लेकिन सितंबर 22 के बाद क्या होगा सर, ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल हो जाएगा और इसका कोरिलेशन या इंटरलिंकिंग इज विद रेस्पेक्ट टू द सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 जो प्रोवाइजर वहां पे भी है एंड ऑल्सो सेक्शन 13 ऑल्सो। बाकी मैं एग्जेम्पशन इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं आपके साथ। एंड अब क्लैरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द जीएसटी रेट ऑन द गुड्स। अगेन मैं रेट के रिगार्ड में कोई डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूं, फिलहाल स्किप कर रहे हैं इसको रेट के रिगार्ड में। एक पॉइंट है कि जीएसटी रेट ऑन specified renewable energy project can be paid in terms of 70-30 ratio of the goods and services। 70 goods माना जाएगा, 30 सर्विस माना जाएगा during the period April 2017 to 31st December 2018 in the same manner which has been prescribed for the period Jan 2019। तो उनको 1 जनवरी 19 से जो एप्लीकेबल किया गया था 70-30 उसको रेट्रोस्पेक्टिवली बना दिया जाएगा कि जुलाई 17 से आप सेम रेशियो में आप पे करेंगे। So now we are moving to the GST rate on services। कुछ क्लैरिफिकेशन है। कोचिंग सर्विसेज जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट विद द डिसेबिलिटी वो एग्जेम्प्ट है। क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन आर आल्सो कवर्ड एज रेस्टोरेंट सर्विस एंड देयरफॉर 5% जीएसटी एप्लीकेबल होगा विदाउट आईटीसी। आइसक्रीम पार्लर जो सेल करते हैं मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम, सच सप्लाई ऑफ आइसक्रीम by the parlor would attract GST at the rate of 18%। Overloading charges exempt रहेंगे akin to the toll and renting of the vehicle versus giving on hire। ये काफी dispute रहता है कि normally कुछ एक litigation में ये observe किया गया था कि giving on hire and renting of the vehicle are to be treated as a different things and therefore in some case the relaxation was not given, exemption was not given कि आप अगर व्हीकल को रेंट पर देते हैं स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग तो ये टैक्सेबल होगा क्योंकि एग्जेम्पशन हायरिंग पे है, गिविंग ऑन हायर पे है। नाउ दे आर सेइंग दैट रेंटिंग आल्सो वुड बी कवर्ड बाय द एक्सप्रेशन गिविंग ऑन हायर। सो ये सिर्फ हमें इस एंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, ये हमें काफी जगह हेल्प करेगा। उसके बाद में द सर्विस बाय द ग्रांट ऑफ द मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग राइट्स अट्रैक्ट जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। एडमिशन टू द अम्यूजमेंट पार्क 18% और जहां पे कैसीनोज की फैसिलिटी अवेलेबल है वहां पे 28% अप्लाई होगा। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट फूड एंड फूड प्रोडक्ट फॉर द पर्पज ऑफ एंट्री प्रिस्क्राइबिंग 5% जीएसटी रेट ऑन जॉब वर्क सर्विस इन रिलेशन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट। उसके बाद में कंपनसेशन सिनेरियो के रिगार्ड में उन्होंने एक सेटअप किया है जीओएम टू डिस्कस वे फॉरवर्ड। Recommendation with respect to the law ITC 04 rule 45 sub rule 3 प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर जो भी मूवमेंट होता है गुड्स का उसका डिक्लेरेशन देना होता है ऑन क्वार्टरली बेसिस बाय 25th आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर। बट ये ऑब्जर्व किया गया है कि इसकी जो कंप्लायंस है काफी लेस होती है। तो इनिशियली जुलाई 17 टू मार्च 19 के पीरियड को माफ किया गया था कि आपको फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरा अब क्या रिलैक्सेशन दिए कि अगर आपकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको ये एनुअली फाइल करना है और अगर आपकी एक्सीड कर रही है टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा तो वंस इन 6 मंथ तो हाफ ईयरली कर दिया गया आईटीसी 04 को। इंटरेस्ट के रिगार्ड में 50 सबसेक्शन 3 का अभी मार्केट प्रैक्टिस क्या चल रहा है, क्या टाइप के नोटिस आते हैं। अगर आपने अवेल कर लिया और यूटिलाइज नहीं किया है तब भी डिपार्टमेंट हमेशा इंटरेस्ट की डिमांड करता था, रेट भी 24%। यहां पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया एंड दैट टू बी रेट्रोस्पेक्टिवली। पहला, अगर आपने आईटीसी इन एलिजिबल आईटीसी को लिया है, क्लेम किया है बट यूटिलाइज नहीं किया, मतलब ओनली अवेल बट यू हैव नॉट यूटिलाइज, नो इंटरेस्ट। अवेल किया है और यूटिलाइज भी किया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18%। एंड अमेंडमेंट with respect to the 50 subsection 3
इज रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब जुलाई 17 से। उसके बाद में ये जो रिलैक्सेशन है, इसमें कैश लेजर के अमाउंट को ट्रांसफर करने का फैसिलिटी दिया गया है। सीजीएसटी या आईजीएसटी, एसजीएसटी पर नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि स्टेट डिफरेंट हो सकता है। अनयूटिलाइज्ड बैलेंस इन द सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, वो मैं ट्रांसफर कर सकता हूं टू द अनदर रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द सेम पैन, जिस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है ना, तो मैं डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में मैं ट्रांसफर कर सकता हूं विदाउट गोइंग थ्रू रिफंड प्रोसीजर, सब्जेक्ट टू द सर्टेन सेफगार्ड। करेक्ट। इश्यूएंस ऑफ द फॉलोइंग circular in order to remove the ambiguity and the legal dispute on the various case. Sir, this would really help because अभी इंटरमीडिएट सर्विस जैसे ही आती है, हम जानते हैं कि वो लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है बाय वर्च्यू ऑफ द सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज बी ऑफ आईजीएसटी एक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि किसको हम मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि जैसे कोई ट्रांजेक्शन आता है, एजेंट का, कमीशन का, सर्टेन सपोर्ट सर्विसेज का, दे विल ऑल क्वालिफाइड एज एन इंटरमीडिएरी, सो दिस विल रियली हेल्प। दूसरा, नॉर्मली ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडियन एंटिटी, मान लो सब्सिडरी कंपनी है और वो होल्डिंग कंपनी लोकेटेड आउट ऑफ इंडिया, वो सर्विस दे रही है, तो एक क्वेश्चन ये हमेशा आता था कि क्या ये ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। नहीं मानने का रीजन क्या है, जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 6 में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में, उसमें फिफ्थ कंडीशन क्या कहता है, द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट शुड नॉट बी द merely establishment of the distinct person. Always it was under the dispute that the transaction between subsidiary and holding company, will it be considered as export of service or not. तो उन्होंने क्लियर किया है कि अगर कोई पर्सन इनकॉर्पोरेट है इंडिया में अंडर द कंपनीज एक्ट and another person जो कि incorporated है under the law of any other country are to be treated as a separate legal entity and would not be barred by the condition, therefore it will be considered as an export of service. इसके रिगार्ड में अगर आप दिसंबर 2018 का FAQ रेफर करेंगे CBSE का, तो वहां पे भी यही सेम बात कही गई है कि दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाएगी and they will not be treated as a establishment of the distinct person. तो मतलब क्या हुआ कि वो ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। उसके बाद में कुछ क्लैरिफिकेशन डेबिट नोट की आईटीसी के रिगार्ड में 16 सबसेक्शन 4 certain words has been deleted। वो वर्ड जब थे तो क्या इंप्रेशन क्रिएट कर रहे थे कि डेबिट नोट की आईटीसी की जो टाइम लिमिट है उसको कंसीडर करने के लिए मुझे ओरिजिनल इनवॉइस को देखना पड़ेगा, और वो जिस फाइनेंशियल ईयर में इश्यू किया गया है उसकी जो भी टाइम लिमिट है, नॉर्मली आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल सितंबर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, वो सेम एप्लीकेबल होगी फॉर डेबिट नोट। दैट हैज बीन डिलीटेड, डीलिंक्ड किया गया और सेम चीज क्लैरिफाई की गई है। ये चेंजेस कब आया था, फाइनेंस एक्ट 2020 में आया था, विच इज इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 2021, ऑलरेडी इन प्लेस है। तो डेबिट नोट की आईटीसी के लिए आपको डेबिट नोट की डेट देखनी है, ना कि ओरिजिनल इनवॉइस की। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ ई इनवॉइसिंग आपको फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड, नेक्स्ट, अगर 54(3) इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में अगर आप रिफंड ले रहे हैं, तो अगर आपका प्रोडक्ट, जिस गुड्स की बात करें, अगर आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी मिलता है तो यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक द रिफंड। सो रिस्ट्रिक्शन 54 वाली जो है, तो वो यहाँ पे 54(3) में जो रेस्ट्रिक्शन है वो कंटिन्यू रहेगी, क्लियर कर दिया। एंड ये 77 के रिगार्ड में एम्बिग्विटी with respect to the procedure and the time limit, there would be the clarification provision to be incorporated for removing the ambiguity। क्या ambiguity हो सकती है? पहला बात, मैं अगर बात करता हूं टाइम लिमिट का, तो टाइम लिमिट में बहुत बड़ी ambiguity है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सेक्शन 77 है क्या कि अगर आपने कोई टैक्स पे किया है तो उसको इंटर मानते हुए बट एक्चुअली इंट्रा था, तो आपको क्या करना होगा, करेक्ट टैक्स पे करना और रॉन्ग टैक्स जो था उसका रिफंड लेना है, और वाइस वर्सा। अब टाइम लिमिट में क्या एम्बिग्विटी थी कि आपने मान लो ट्रांजैक्शन को इंटर माना और ये ट्रांजैक्शन था 17-18 का।
अब आपको ये रिकॉग्नाइज हुआ, मान लो अभी करंटली में 21-22 में, या ठीक है, आपको 77 क्या कहता है, करेक्ट टैक्स पे करना है। तो आपने मान लो आज 18 सितंबर को करेक्ट टैक्स पे कर दिया, अब आप क्या करेंगे, पुराने वाले टैक्स का रिफंड लेंगे। बट आपका जो 2 ईयर है फ्रॉम द रिलीवेंट डेट, तो वो तो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया। इन दैट केस व्हाट टू बी ट्रीटेड, क्योंकि मैं पुराने रॉन्ग टैक्स का रिफंड ले रहा हूं, और रॉन्ग टैक्स जब मैंने पे किया दैट वुड बी द रिलीवेंट डेट, एंड वहां से 2 साल जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका, क्या होगा उस केस में, उस केस में क्लैरिटी हमें दी जाएगी। एंड प्रोबेबली इट अपीयर दैट द टाइम लिमिट or relevant date would be counted from the date of deposition of correct tax, not ki wrong tax. That would be really great clarity and help for the trade. उसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन is to be made mandatory for refund and the revocation of cancellation. आप, ये बहुत अच्छा है कि लेट फीस जो है GSTR1 के रिगार्ड में will be auto populated and collected in the next GSTR3B. रिफंड उसी बैंक अकाउंट में डिस्पर्स होगा जो कि लिंक्ड है विद द सेम पैन ऑन विच द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। तो बैंक अकाउंट में जो पैन नंबर दिया गया है और जिस पैन नंबर के बेस पर आपने रजिस्ट्रेशन लिया, इट शुड बी सेम, देन ओनली यू वुड बी एंटाइटल्ड टू टेक रिफंड इन दैट बैंक अकाउंट। 59(6) उसमें रूल्स में अमेंडमेंट किया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 22 कि रजिस्टर्ड पर्सन GSTR1 फाइल नहीं कर सकता अगर प्रीसीडिंग मंथ का 3B पेंडिंग है, प्रीसीडिंग मंथ और क्वार्टर कुछ भी समझ सकते हैं। तो GSTR1 अगर पेंडिंग है तो आप GSTR3B पेंडिंग है तो 1 फाइल नहीं कर सकते। 36(4) में 16(2)(a) सेक्शन जो कि बात करता है कि आपको IT से उतना ही मिलेगा जितना आपका ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। तो जब ये इफेक्टिव हो जाएगा प्रपोज्ड क्लोज, ठीक है, नोटिफाई हो जाएगा, तो 36(4) में अमेंडमेंट किया जाएगा। एंड रिक्वायरमेंट भी है क्योंकि फिर वो 20%, 10%, 5% का कोई कॉन्सेप्ट रहेगा नहीं। एंड क्या अमेंडमेंट किया जाएगा, टू रेस्ट्रिक्ट द अवेलमेंट ऑफ द ITC टू द एक्सटेंट डिटेल्स आर फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द GSTR1 और IFF and are communicated in the form GSTR2B. Now please note one thing, 36(4) जो आज की तारीख में वो 2A 2B की बात नहीं करता, वो तो जब हम रूल 61 देखते हैं तो वहां पे मुझे मालूम चलता है 2B इज एन ITC रजिस्टर, ITC डॉक्यूमेंट, ठीक है, ITC लेने के लिए एक बेस है मेरा। बट अब ये रूल 36(4) में इंसर्ट हो जाएगा कि ITC आपको किसके बेस पर लेना है, 2B के बेस पर लेना है। These are the changes recommended by the GST काउंसिल मीटिंग। कोई भी डाउट है आपके तो आप हमारे इस वीडियो को अपलोड करने के बाद पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।